ये अपनी 1987 दी है ना। सो बेसिकली जेह्ड़ा ये केस है ये 1980 च दिल्ली हाई कोर्ट ने पहला ऑलरेडी डिसाइड किया। हाँ ये 1987 दी है ना। तो दिल्ली हाई कोर्ट का अगर उन्होंने चेक देता इट मीन्स अगर वो बाउंस भी हो गया इवन देन उस डेट तो लिमिटेशन विल स्टार्ट फ्रेश। 1980 ਦਾ ਪਕੜਾ ਰਿਟਨ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1980 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦੂੰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 18 ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ एक्नॉलेजमेंट ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट में क्या क्या होना चाहिए साइन होना चाहिए। कौन देगा एक्नॉलेजमेंट जिसकी लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी किसके रिगार्डिंग होगी एनी प्रॉपर्टी और राइट के रिगार्डिंग होगी ठीक है। अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ साइंड साइनिंग से राइटिंग करके रख ली उसका क्या फायदा। अगर वो डेटेड नहीं है तो क्या करेंगे 18(2) ओरल एविडेंस कौन सा सेक्शन एविडेंस एक्ट का 91 एविडेंस एक्ट 91 वो तो आगे फर्दर आ गया ना बिटवीन दी पार्टीज राइट। तो हमने इसके एसेंशियल्स करे थे कौन कौन से केस लॉस करे थे फटाफट। लक्ष्मी नितिन कॉटन मिल्स संपूर्ण निरंजन का राजीव कुमार वर्सेस रक्षा देवी उसमें क्या हुआ था राजीव कुमार के नाल आप सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच याद रखना है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस विशाल जायसवाल राइट। तो फिर हमने 19 बढ़ा तो 19 क्या है इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। सो बेसिकली ये पेमेंट कौन सी है फुल पेमेंट और पार्ट पेमेंट पार्ट पेमेंट है राइट। चलो इसके एसेंशियल्स लिखेंगे। सेक्शन 19 डील्स विद सेक्शन 19 डील्स विद law relating to part payment of principal or interest on principal। essentials इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल कुछ भी आ जाए हमें चाहे ब्याज की रकम आ जाए पीरियड तो स्टार्ट हो ही गया मेरा वहीं से पेमेंट तो आएगी। essentials number 1 there must be a part payment सबसे पहले तो यही हुआ। सेकंड on account of debt or interest on legacy। ये डेट कैसा होना चाहिए ये एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है। The term debt includes all kinds of debts whether secured or unsecured। But the debt does not include money payable under decree or order of a court। ब्रैकेट में डाल देंगे हम यही है एक्सप्लेनेशन बी ब्रैकेट में लिखना लिख लो क्योंकि जो बट वाली लाइन है वो एक्सप्लेनेशन बी ही है बट से लेके बट द डेट डज नॉट इंक्लूड ये एक्सप्लेनेशन बी ही है। थर्ड सच पेमेंट मस्ट बी मेड अब वो पेमेंट कर दी
कब होनी जरूरी है वो, किससे खत्म होने से पहले पहले, प्रेस्क्राइब। सच पेमेंट मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन। Fourth, it must be made by made by a person liable to pay the debt or interest on legacy, or by his duly authorized agent. Fifth, there must be an acknowledgement of such part payment. अब पेमेंट तो कर दी, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी तो होनी चाहिए। प्रोविजो में हमने यही पढ़ा। There must be an acknowledgement of such part payment, right? अब 6 पॉइंट में लिखाऊंगा वो प्रोविजो के ऊपर है, जो मैं बार बार कह रहा था, हैंड राइटिंग ऑफ और इन अ राइटिंग साइड बाय। इसको हम बाइफरकेट करके लिखेंगे, इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा आपको भी। Such acknowledgement must be either number 1 in the handwriting of the person making the part payment himself, in the handwriting of the person making the part payment himself, or second in the writing by any other person but signed by such person, right? तो क्या होगा, अगर ये 6 की 6 एसेंशियल्स कंप्लाई विद हो गए, देन लिखो नेक्स्ट लाइन में, देन a fresh period of limitation start to run from the date of part payment. जैसे हमने 18 में एक बात करी थी कि एक्नॉलेजमेंट मैं किसको दूंगा, जिसकी तरफ मेरी लाइबिलिटी है, या मैं किसी और को भी कह सकता हूँ कि यार मैं इसको भी पैसे देने हैं पर मैं देना चाहता हूँ, होगी एक्नॉलेजमेंट। अब ये क्वेश्चन आता है पार्ट पेमेंट किसको, सेक्शन इज साइलेंट मोड, हेडिंग बनाओ, पेमेंट टू whom टू बी मेड। Section 19 does not say as to whom. As to whom payment should be made. Full stop. But naturally, it must be made to the person. It must be made to the person entitled, obviously उसी को देंगे जो इसका देना है, that is the creditor or to his duly authorized agent. Next heading, mode of payment क्या हो सकता है, it can be in the form of money or in any other medium, that the creditor may choose to accept.
राइट। अब इस मीडियम में वन ऑफ द मोड्स क्या हो सकता है, हेडिंग में रहेंगे चेक केसेस, और केस का नाम लिखेंगे राजेश कुमारी वर्सेस प्रेमचंद जैन। (1980) दिल्ली हाई कोर्ट। तो इसमें क्या हुआ है, हेल्ड दैट issuance of check by debtor in part payment issuance of check by debtor in part payment extends the period of limitation, full stop. The fact that check was dishonored cannot undo undo advantage of extension earned by creditor, full stop. Such advantage cannot be wiped out or undone by tortious tortious act of debtor withholding payment of check. Full stop. Even if the check was bounced, comma, it will amount to deemed payment for the purpose of section 19. This is the crux of this matter. मैंने एक चीज पढ़ी थी जब इसके बारे में पढ़ रहा था कि उसमें उन्होंने बताया कि 2 एसेंशियल्स हैं जो एक ही जनरली होते हैं कि एक पेमेंट होनी चाहिए एक्चुअल पेमेंट और दूसरी एक एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। तो उसमें होता है कि चेक से जो चेक की पेमेंट करी है उससे लिंक करना जरूरी है कि जो चेक की पेमेंट करी है वो उसी डेट के लिए है, राइट। आप अपना व्यू लिख सकते हो। बेसिकली द मोस्ट पॉपुलर व्यू इन दिस केस इज दिस केस, उसमें वो लिखा हुआ है, बट ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है जो यहाँ पे चलती है, वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है, वो गलत नहीं है, वो ठीक है। एज पर एसेंशियल हम देखें 19 का तो चाहता ही है भी एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग हो, ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि ये देखो एग्जांपल जो मैं लिख रहा हूँ, इन बिटवीन मैंने चेक दे दिया, इन बिटवीन मैंने चेक दे दिया, 5 लाख का मेरा लोन था, ठीक है। चेक की डेट मैंने डाल दी यहाँ पे, ठीक है, और मैंने इसके बाद यहाँ पे जाके चेक लगा दिया, यहाँ पे लगाई है, मान लो लास्ट डे भी यहीं पे चेक लगा दिया और वो हो गया बाउंस, तो मैं क्या करूँगा? नहीं मिलेगा, बट इसके अकॉर्डिंगली मिलेगा, उसको डीम्ड मानेंगे। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना व्यू वो भी लिख सकते हो, बट बेसिकली जो पॉपुलर व्यू है मेंस के लिए तो ये है राजेश कुमारी वाला, द बेस्ट व्यू जो चलता है मेंस में यही चलेगा कि आपने चेक दे दिया, इट मींस आपने पेमेंट, डीम्ड पेमेंट इसको कहा है, लाइन लिखाई है ना मैंने, इस जजमेंट को घर पे जाके पढ़ना, राइट। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ए ने बी से लोन लिया 5 लाख का, ठीक है, इन बिटवीन उसने चेक दे दिया, पेमेंट नहीं करी, बट ये दोनों का प्रूव होता है
कि इनके बीच में और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं थी। मान लो ए ने बी से सामान लिया होगा, ठीक है, उसके 5 लाख देने हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट आ गया हमारे, उसमें रिटर्न में आ गया, ठीक है, वो सारा आ गया। मैंने चेक, इसने चेक दिया, उसकी चेक की एंट्री भी मैंने बुक में डाल दी कि जी इस दिन को चेक दिया डेट का, और मैं अपना बिजी हो गया, मैंने लगाया नहीं, और उसने मेरे को ये कह के लगाया था कि इस दिन को लगाना है आपने। वो टाइम निकल गया, लिमिटेशन लास्ट डेट निकल गई, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड भी निकल गया, तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ, राइट। तो उसको बचाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चीज दी, चाहे निकल जाए, जो चेक करो दिता सी तुसी उस दिन हैंडओवर कीता सीगा, ठीक है, ਆਪਾਂ लिखा भाई आज इस तारीख ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ हैंडओवर कीता, उस दिन तो फ्रेश पीरियड हो जाएगा, आप पिछला वाला सारा ऐड हो जाएगा, फिर डीम्ड पार्ट पेमेंट मानेंगे। चेक ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫੜਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤਾ, बिल्कुल। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਫੜਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਆ जो जिस दिन से हमें दी है, जिस दिन हमें हैंडओवर किया, तो इसमें देखना चेक में बेयर एक्ट में वो दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन चेक की है ना, चेक कहाँ पे, बेयर एक्ट में है, एप्लीकेबिलिटी नहीं है। एक्नॉलेजमेंट सेक्शन 19 का कह रहे हो? हाँ जी। नेक्स्ट डेट इज रिकमेंड्स में है। हाँ चेक लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हाँ जी, उसमें वो रहती जो डेट उस पे चेक पे लिखा हुआ है उसको बोलेंगे, और वो डेट नहीं जो हैंडओवर किया, कैन नॉट बी ऑन द डेट हैंडेड ओवर, राइट, ये भी ठीक है। जो दिल्ली हाई कोर्ट का केस है इसको आप पढ़ना, इसमें अगर ये आया तो मेरा ये लिखा हुआ है आई क्रेडिट, ये भी ठीक है। अगर मान लो मैंने आज चेक दिया, ये ऑनर हो गया ना, ये डिसऑनर के केस में, ठीक है, ऑनर भी हो गया, चलो मान ली ये बात आ गई, चेक आ गया, मैंने आज की डेट डाल के दे दी चेक की, आज ही दिया, आज ही दिया, तो ये चेक ले ले भाई, वो चेक की वैलिडिटी कितनी है, बेसिकली चेक की वैलिडिटी कितनी होती है, 3 महीने की होती है। मैं 3 महीने में कब भी लगा सकता हूँ। अगर सपोज अगर उस दिन ये चेक की वैलिडिटी 3 महीने, यहाँ पे ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया तो वैलिड रहेगा। मैंने लास्ट डे पे प्रेजेंट किया, 3 महीने से खत्म हो जाएगा, ठीक है। पीछे जाके इस दिन मैंने डेट डाली हुई थी, ये थी मेरी डेट, अगर लिखी हुई है उस पर, तो क्या होगा, जो पिछला सारा पीरियड है वो इस दिन से स्टार्ट होगा जहाँ से वो डेट डाली हुई है। पर कई बार क्या होता है, मोस्टली जब मैंने पैसे लेने होते हैं तो मैं अनडेटेड चेक लेता हूँ प्रैक्टिकली। अब हम थ्योरी से बाहर आते हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है कि भाई मेरा खेड़ा सेट चेक ले, डेट अपनी मर्जी की पा ली, मैं तेनों टाइम दस दूंगा। प्रैक्टिकली ये होता है कि जी मैं आपको टाइम बता दूंगा, उस दिन आप डेट डालना और लगा देना। अब उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। अगर जिस दिन हैंड ओवर हुआ, अगर उस दिन उन्होंने लिख भी लिया कि आज ये चेक दे रहा है जी, ठीक है, दे तो आज रहा है, पर डेट ये 3 महीने या 6 महीने की भी डाल सकते हैं, मना तो कुछ नहीं है, साल की भी डाल सकते हैं। इट इज बिटवीन यू एंड मी, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अपने में है, बट दैट शुड नॉट बी वायलेटिव ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर ये उसको वायलेट नहीं करता तो अपना कॉन्ट्रैक्ट हम बना सकते हैं, मैं 1 साल की डेट भी डाल के दे सकता हूँ। अगर उस केस में क्या होगा, वो आगे स्पेसिफिकली जो रिटर्न है, जो आपकी जजमेंट पड़ी है 1997 की, बट द मोस्ट फेमस जजमेंट ऑन दिस, अगर चेक डिसऑनर हो गया तो वो पेमेंट मानी जाएगी। ये नहीं है कि आप चेक भी दे दो, अकाउंट में पैसे भी नहीं है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी निकाल दिया, अगर कोई देखो मैंने तो चेक दिया था, अब इसका पीरियड भी खत्म, ये आ नहीं सकता। मैं सर उस पॉइंट पे फिर कंफ्यूज हो गया ਕਿਹੜੇ? कि लास्ट में क्या भी दोनों 1 साल बाद द डेट पाती, उसमें हम रिटर्न करेंगे, जो रिटर्न नहीं कर रहा, फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं होएगा, फिर वो उसकी गलती है जिसने पैसे लेने हैं। पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी तो मैंने देखना है ना, किया है बहुत होंगे पंजाब है हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट का ही लॉ इच आएगा मोस्टली, और दिल्ली का आपको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। लिमिटेशन इन सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी बेस्ड ऑन डिसऑनर चेक, लिमिटेशन कमेंस फ्रॉम डेट ऑफ चेक एंड नॉट फ्रॉम डेट ऑफ डिसऑनर चेक। हाँ हाँ, ये देखो, यही लाइन पढ़ते हैं। डेट ऑफ चेक क्या है, 1/1/2025, उसकी लिमिटेशन कितनी है चेक लगाने की, जो अभी हमने बात की 3 महीने। मैंने कब जाके लगाया, 28 फरवरी को लगाया, ओ सॉरी 30 मार्च को, मान लो बिल्कुल एंड में जाके लगाया, वो उस दिन डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, उस दिन मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी गया। तो चेक में कौन सी डेट लिखी हुई है, चेक पे 1/1/2025,
मैंने जो ये लॉ लिखाया है आपको वो डिसऑनर जनरल लिखा है कि अगर चेक डिसऑनर होगा तो माना जाएगा कि डीम्ड पेमेंट होगा। ये एक फर्दर एक्सटेंशन आ गई, इसको आप अपने नोट्स में आप ऐड कर सकते हो। ये एक फर्दर एक्सटेंशन ऑफ दिस लॉ आ गई चेक के ऊपर कि ये वैलिड पार्ट पेमेंट माना जाएगा, कब से माना जाएगा, कब से नहीं माना जाएगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ ही आ गया इस पर, बेरेट में दे रखा है। ऑनर भी हो गया, कोई बात नहीं। सर एक और मैंने केस तो देखा था, ए रामास्वामी वर्सेस के रामामूर्ति। ओके, ईयर मतलब 1999 एपी हाई कोर्ट में लगा था, बाद में आंध्र प्रदेश। ओके, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हैंडल किया था कि a bounce check can extend the limitation period under section 19 if accompanied by written acknowledgement। वो देख लो अपनी अपनी हाई कोर्ट्स का व्यू आ गया। हाँ, रिटर्न का अब मेंस में आएगा आपको, तो अगर आपको ये सारा लॉ पता है तो आप ये लिख सकते हो। अगर नहीं पता तो आपको डिसऑनर्स के चेक का तो पता ही है ना कि डिसऑनर चेक विल अमाउंट टू पार्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट, इट्स पार्ट पेमेंट। इस इंटेंशन हाँ, ये इसकी एक्सटेंशन अब अगर आपने और लिखनी हो, अगर मान लो आपको ये मैं जजमेंट करवाता ही था, मान लो आप अब हम ये डिस्कस नहीं कर रहे बेसिकली, तो क्या एग्जामिनर आपको काटा मार के 0 नंबर दे देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि आपको उसको पता है कि इसने सेक्शन 19 पढ़ा हुआ है, उसने एसेंशियल भी लिख दी है, ठीक है। तो आप मान लो आपको ये पता नहीं है, अब तो आपको पता लग गया, आपको पता नहीं है, आपको कहोगे नहीं जी इन्होंने एक्नॉलेजमेंट लिखी नहीं, डिसऑनर चेक हो गया तो ये खत्म हो गया, ठीक है, राइट। आपको आधे मार्क्स फिर भी मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 19 के ऊपर अपनी नॉलेज दिखा दी है। किसी एक्नॉलेजमेंट शुड बी इन राइटिंग, साइन भी होनी चाहिए, पार्ट पेमेंट उसको वो दे दी। मोड क्या है? मोड कोई भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, वो ठीक है। आपको अगर लॉ नहीं पता तो आप कर दोगे कि नहीं, अगर पता है तो मोर देन 50% मार्क्स आपके, राइट। तो ये एक्सटेंशन ऑफ लॉ, ठीक है, ये मेरा लिखा हुआ है पॉइंट, बट मैंने मेरे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चेक का कोई भी केस आता है, अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो सीधा हमने ये कहना है कि एज पर दिस लॉ ये डीम्ड पेमेंट है। हाँ, ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, एक तो जो मैंने करवाया है, एक जो आपने भी ढूंढा है, उसमें भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है कि इज इट नेसेसरी टू हैव अ रिटन एक्नॉलेजमेंट इवन इन केसेस ऑफ चेक। तो फिर आपको ये जजमेंट्स लिखनी पड़ेगी। तो सर जब मल्टीपल बिजनेस ट्रांजैक्शन हो फिर द एक्नॉलेजमेंट राइटिंग देयर इज रिक्वायर्ड हो सर। वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट ही आगे करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट आगे डीम्ड हो गया तो अगर तीन पैसे हैं, मान लो किसी बंदे से है लोन लिया हो, जैसे फ्रेंडली लोन ले लिया तब नहीं है, इन दैट केस आई हैव टू बी केयरफुल ना, जिसने लोन दिया है उसको केयरफुल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर हम आते हैं कोर्ट में, अगर हमारे पास कोई एडवाइस लेने आता है तो हम क्या कहते हैं कि जी पैसे दे रहे हो ठीक है, सिक्योरिटी क्या ली है, ये चेक केस है। हम तो कहते हैं चेक केस तो सालों साल चलते रहते हैं, उसके अलावा क्या है, कोई गहना रखा है, कोई प्रॉपर्टी रखी है? नहीं जी, नहीं जी देना है, मेरा दोस्त है, उनका पक्का दोस्त है, जो पैसे मोड़ने हो तो खराब हो जाएगा, तो क्या करेंगे? तो हम कहते हैं कि भाई आप एक एफिडेविट पे लिख लो इन दैट सेंस। ये मैंने जो आपको लॉ कराया है इन जनरल सेंस करवाया है। अगर हम इसकी और डेप्थ में जाएंगे तो एक ब्रांच के सब ब्रांचेस बहुत होंगी। फॉर एग्जांपल अभी आपने बताया, दूसरी आपने बताई है, तीसरी कोई और भी हो सकती है कि एक में फ्रेंडली लोन है, दूसरे में अकाउंट्स चल रहे हैं, तीसरे में रिलेटिव्स हैं, पर एक नंबर में ट्रांजैक्शन है, बैंक अकाउंट आ गया वहां पे, चौथे में कुछ और भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी गारंटर भी है। तो ये सिनेरियो लॉ का बहुत ही ज्यादा वाइड है। हमने क्या समझना है? हमने ये समझना है अगर चेक डिसऑनर हो गया उस इवेंचुअलिटी में लॉ क्या कहता है, पार्ट पेमेंट बनती है, क्यों पार्ट पेमेंट मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। हमने क्या लिखना है? सेक्शन 19 के एसेंशियल्स, और ये चेक का आगे इशू बनाया, एसेंशियल्स आए, केस लॉ आया, अपना डिसीजन। हाँ, अगर आपको पता है कि 19 के ऊपर अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आपने जवाब देना है। एग्जाम में ये ध्यान रखना आपने कि क्वेश्चन उसने कितना पूछा है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा कि आपको ये भी पता है कि चेक डिसऑनर की जजमेंट है, वो भी पता है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी अगर डिसऑनर हो गया, ऑनर हो गया तो क्या होगा, अगर डिसऑनर हो गया तो एपी हाई कोर्ट क्या कहती है। अगर इतने में ये तीनों केस बिना पूछे आप लिखने लग जाओगे, अगला क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। डे 1 से मैंने आपको स्ट्रेटेजी क्या बताई है, 10 नंबर वाली, जितना पूछा है उतना ही लिखना है। एग्जामिनर को सारा पता है, उसने देखना आपको कितना पता है। हाँ, आपकी राइटिंग तेज है तो आप लिख सकते हो, कोई मना ही नहीं।
एडिशनल पॉइंट हो गए। सर टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल क्वेश्चन 5 सेट्स होते हैं, 5 सेट होते हैं, ठीक है। 5 को डिवाइड कर लो 200 से, 40-40 मार्क्स के। अब ये 40-40 मार्क्स के 10-10 के 4 भी आ सकते हैं, 20-20 के 2 भी आ सकते हैं, 15-15 के 2, 10 का 1 भी आ सकता है, 5-5 के 2 के 10-10 के 3 भी आ सकते हैं। ये 5 सेट्स हुए वो सब्जेक्ट वाइज या लिमिटेशन ना जिम्मे मर्जी उन्होंने की मर्जी है, कोई भी किवे मिक्स पा सकते हैं, बिच्ची लिमिटेशन, बिच्ची हिंदू लॉ, बिच्ची मुस्लिम लॉ, सारा बिच। हाँ ये आपने देखो, आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट वाइज, जब पेपर आएगा हमने पूरे पेपर वाइज पढ़ना है। हिंदू लॉ कर लिया, मुस्लिम कर लिया, लिमिटेशन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो सारा इकट्ठा मिक्सअप। अभी जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन सीपीसी का और लिमिटेशन का कैसे कॉम्बिनेशन दोनों का आया पेपर 1 में, पेपर 2 में किसके साथ आ सकता है, 14(3) ऑर्डर 23 रूल 2 पेपर 2 में भी आ सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सेक्शन वाइज कैसे पेपर आता है। 5 सेट्स होते हैं हमारे यहाँ। सेट्स का मतलब सेट मतलब कि एक सेट 4 क्वेश्चन, अगला सेट आ गया, फिर बाइफर्केशन है, क्योंकि जो पेपर चेकिंग होती है ना, तो 1 नंबर क्वेश्चन कोई और चेक करता है, 2 कोई और, 3 कोई और, 4 कोई और, ऐसे होता है। टीचर्स अलग अलग होते हैं। आंसर शीट का सेम हाँ तो क्या वो सब सिस्टम बना हुआ है कैसे चेक हुई, तो वो लाइन वाइज ही करने हैं हमने सारे पेपर। आप कोई ऐसे नहीं कि पहले वाला कर लिया दूसरे में, दूसरे वाला तीसरे में, जैसे क्वेश्चन पेपर आ गया एज इट इज ही हमें वो करना पड़ेगा। मेंस का कुछ और पूछना, अभी पूछ लो तो चल ही रहा है। और बताओ डाउट समझ गए? सो वी हैव टू बी प्रिसाइज इनफ और नॉलेजेबल इनफ कि आप हमको वहां पे अपनी नॉलेज कितनी शो करनी है। अगर ओपन क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम ये तीनों की तीनों केस लिखेंगे कि जी हमें पता है। एसेंशियल्स मैंने 6 के 6 फटाफट लिख दिए 4 मिनट में, बाकी मेरे पास 4 मिनट और पड़े हैं, फिर मैं लॉ लिखूंगा सारा जो मेरे को पता है। मैंने चेक केसेस पे मेहनत की है, इसकी डेट डिसऑर्डर डेट पे करी है, एक और करवाता हूँ आपको संतलाल का भी कुछ, वो सारे करेंगे हम, राइट। बेसिक फंडा समझेंगे इन केस ऑफ चेक। अगर डिसऑर्डर हो गया तो दैट वुड बी ए डीम्ड, राइट। ये दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है। नेक्स्ट केस लॉ लिखेंगे हम संतलाल वर्सेस कमला प्रसाद। ये है कमाला है, हाँ बस हम बोलने में वो आ जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का है, बहुत ही पुराना। क्या है जो इसमें? ये देखो आ गए। तो बेसिकली ये कहता है, हम क्या कह रहे हैं अभी एसेंशियल्स में हमने क्या क्या लिखा कि पेमेंट होनी चाहिए डेट के रिगार्डिंग है, इंटरेस्ट और लेगेसी के रिगार्डिंग बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन होनी चाहिए, ये तो हमने कह दिया। बट ये एक्नॉलेजमेंट कब होनी चाहिए? ये भी बिफोर द एक्सपायरी होनी चाहिए या उसके बाद भी हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट लॉ ने क्लियर किया। हाँ, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 19 एंड 18। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। 18 में हमने क्या करा कि जी एक्नॉलेजमेंट जो है, क्योंकि वो पेमेंट से डील नहीं करता, दैट डील्स ओनली विद एक्नॉलेजमेंट, तो वो कब होनी चाहिए? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। यहाँ पे पेमेंट आ गई तो 19 ने तो बोल दिया कि पेमेंट शुड बी बिफोर एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, बट व्हाट अबाउट द एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग? उस पे ये सेक्शन साइलेंट है, ठीक है। यही इन दोनों का डिफरेंस है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है वो लिखेंगे। While section 19 requires the payment should be made within the period of limitation, comma, the payment should be made within the period of limitation, comma, it does not require that the acknowledgement should be made
within that period. So stop. However, it is essential that such acknowledgement, अभी acknowledgement की बात कर रहे हैं, such acknowledgement whether made before or after the limitation period whether made before or after the limitation period should be in existence prior to the institution of the suit. तो हम समझ गए इस बात को. पेमेंट शुड बी बिफोर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड. उसका एक्नॉलेजमेंट कभी भी हो सकता है. पेमेंट होगी तो आपका लिमिटेशन 3 साल का स्टार्ट हो गया वहीं से, उसी दिन से. अब वो विद इन 3 इयर्स आप जब मर्जी कर लो, क्योंकि पेमेंट कब हुई है वो प्रेस्क्राइब से पहले हुई है. इस एग्जांपल में देखेंगे. सर तेरा एक्नॉलेजमेंट दी डेट 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ नहीं दोनों डील ना करो. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਹੈ. ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਨੇ. ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ. ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਹੋਗੀ. ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ. मतलब ही नहीं. यही डिफरेंस है. जब मैं तुम डिफरेंस कराऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 18 एंड 19? 19 डील्स विद पार्ट पेमेंट, 18 डील्स विद एक्नॉलेजमेंट ओनली. ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. दैट इज अ टोटली डिफरेंट रेमेडी. ਜਿੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਟ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ. अगर ਤੁਸੀਂ ਐਕਨੋਲਜਮੈंट नहीं लोगे सेक्शन 19 का कंप्लाई विद नहीं होगा. ठीक है. चेक केस में ही उल्टा हो जाता है. जब वो चेक देता है उसके साइन तो होते हैं, एक डॉक्यूमेंट तो वो दे रहा है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. कुछ तो दे रहा है ना हमें. यहाँ पे हैंडराइटिंग ही नहीं है. ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और एक प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है और मेंस का हॉट टॉपिक है. ये ध्यान रखना आपने. इसी के ऊपर प्रॉब्लम बनेगी कि जी उसने पेमेंट कर दी. इसी एग्जांपल में हम समझेंगे. ऊपर देखो, यहाँ पे 5 लाख में मैंने पेमेंट कर दी. अब यहाँ से तो नया पीरियड स्टार्ट हो गया. बेसिकली यहाँ पे खत्म हो रहा था मेरा पीरियड, इस डार्क लाइन में खत्म हो रहा था यहाँ पे. ठीक है. तो एक्नॉलेजमेंट मैंने यहाँ पे लिखी, एक्नॉलेजमेंट मैंने यहाँ पे लिखी. इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पेमेंट देखनी है मैंने किस दिन से करनी है. अगर एक्नॉलेजमेंट प्रेस्क्राइब्ड पीरियड से पहले है तो लिमिटेशन पीरियड कैसे है? वो तो फर्क ही नहीं, डजंट मैटर. पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट है. अगर पार्ट पेमेंट ही होगी और एक्नॉलेजमेंट भी साथ में होगी तो ये संत लाल आपको हेल्प नहीं करेगा. कोई फायदा ही नहीं है. ये तो बात ही खत्म होगी. बात उस वहां पे स्टार्ट होती है. इशू वहां पे आ रहा है कि जब हमने पेमेंट तो कर दी पर एक्नॉलेजमेंट नहीं करी, तो कोर्ट क्या कहते हैं कि ये एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए बिफोर द फाइलिंग ऑफ सूट. अब क्या हो सकता है इसी केस में, इसी एग्जांपल में, चलो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पीरियड बढ़ गया. ये भी तो हो सकता है मैं यहाँ पे जाके पार्ट पेमेंट फिर कर दूं, मेरे 3 साल फिर से शुरू हो जाए ऊपर को. तो मैं एक्नॉलेजमेंट लिख के क्या करूँगा? चौथी पार्ट पेमेंट में यहाँ पे कर दूं, 5वीं यहाँ पे कर दूं. सो इजीली सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि जी एक्नॉलेजमेंट शुड बी इन एग्जिस्टेंस बिफोर द फाइलिंग ऑफ सूट. आप चाहे 20 साल इसको लेते चला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपका लिमिटेशन वैलिडली एक्सटेंड हो रहा है विद पार्ट पेमेंट तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. प्रोविजन से लिखा ना सर भी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. हम लोग पार्ट पेमेंट करी जाता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं. हाँ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 19 ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇਖੋ, 19 ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਅਗਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਚ ਲਿਖਿਆ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ. ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਰਸ ਪਾਤਾ बिकॉज इट वॉज नॉट इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। लॉ क्या चाहता है कि पेमेंट दी है वो आए तो सही, एक्नॉलेजमेंट चाहे आप बाद में भी कर लेना। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये लॉ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि आपको पेमेंट तो आ रही है। जैसे बाउंस चेक है उसको एक्चुअल पेमेंट तो नहीं कंसीडर करते, वो तो प्रॉमिस टू पे है, पर हाँ, एक्चुअल ट्रांसफर नहीं। डीम्ड क्या है? फिक्शन। हमने मान लिया फॉर द पर्पस ऑफ 19 सेक्शन 19 होगी जो मैंने लिखाया, क्या लिखा है? इट विल अमाउंट टू डीम्ड पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ। मैं पहली 2 लाइन पे भी आपको छोड़ सकता, मैंने पूरा क्यों लिखा है? क्योंकि ये डाउट आता, अगर आप पढ़ोगे तो ये डाउट आएगा, इसीलिए लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 19 ओनली दैट विल बी अ डीम्ड पेमेंट। ये नहीं है कि पेमेंट होगी, मेरी लायबिलिटी खत्म होगी, चेक बाउंस का केस तो मैं लगाऊंगा पर मेरी लिमिटेशन स्टार्ट होगी, राइट? ये था सेक्शन 19, ठीक है। इसकी भी जरूरत नहीं है। चलो लेट्स डू दी डिफरेंसेस बिटवीन सेक्शन 18 एंड 19। राइट डाउन। अब हमने दोनों पढ़ लिए, अब दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहला सेक्शन 19 कंटेम्पलेट्स पार्ट पेमेंट। बट नो सच पार्ट पेमेंट इज रिक्वायर्ड इन सेक्शन 18। नंबर 1 तो यही हो गया। Under section 18, the defendant must admit the entire liability in writing. The word liability covers up the entire liability under section 18. Under section 18, the defendant must admit the entire liability in writing. Under section 19, only an acknowledgement of part payment is required. And it is not necessary that there must be an admission of entire liability or remaining liability. तो इसे समझेंगे ये क्या करना चाहता है। एटीन में तो हमने कह दिया जी मेरी इतनी लायबिलिटी मैं मान रहा हूँ। 19 में क्या करेंगे, इतनी पार्ट पेमेंट करी है उसकी ही एक्नॉलेजमेंट काफ़ी है, पूरे की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो पूरे की करता है तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, पर पार्ट पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट होनी जरूरी है। पार्ट पेमेंट की हो गई, दैट्स इट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन will start fresh. Third, 18 applies to suits and applicants. Suits and applications in respect of any property or right. Applies only to suits on debt, suits on debts and legacies. अब पता लग गया डिफरेंसेस क्या है दोनों में। चौथा, अंडर सेक्शन 18, acknowledgement need not be addressed to the person need not be addressed to the person
entitled to the property or right. Under section 19, payment must be made to the person entitled to payment. ये समझ में आ गया? लिखो पहले, पेमेंट मस्ट बी मेड टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू द पेमेंट। दोनों में समझ आ गया फर्क क्या है? एक्नॉलेजमेंट हम थर्ड पार्टी को भी कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में हमने कवर अप किया था वो चीज़ 18 में 19 में नहीं है। पेमेंट शुड बी मेड टू द पर्सन कंसर्न्ड। पांचवा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी मस्ट बी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन। Acknowledgement of liability must be before the expiration of limitation. However, under section 19, part payment must be before the expiry of limitation. But the acknowledgement may be made after the expiry of limitation. समझ गए? अभी हमने केस किया है, दोनों का डिफरेंस क्लियर है कि जो 18 की एक्नॉलेजमेंट है बिफोर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन, 19 की पेमेंट वो बिफोर हो सकती है, एक्नॉलेजमेंट बाद में भी हो सकती है, बट वो उसमें संतलाल कमला प्रसाद आ जाएगा कि केस को फाइल करने से पहले देयर मस्ट बी एक्नॉलेजमेंट इन एग्जिस्टेंस, अगर आपने केस फाइल करना है, वरना सेक्शन 19 का कंप्लाई विद नहीं होगा। 6, अब पीरियड स्टार्ट कब से माना जाएगा? अंडर सेक्शन 18, a fresh period of limitation is allowed from the date when acknowledgement of liability is signed within the limitation period. But under section 19, such fresh period is allowed from the time when the part payment is made. And not from the date of acknowledgement of such payment. इसका क्या मतलब हुआ? एक्नॉलेजमेंट तो मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दी ना, ये देखो इसमें ये वाली कि मैं यहाँ पे भी पेमेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, नया पीरियड आ गया यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीरियड बढ़ाते जाओगे तो मैं तब से मानूंगा, जब से पेमेंट हुई है हम तब से मानेंगे। एक्नॉलेजमेंट के बेस के ऊपर पार्ट पेमेंट के केस में नहीं मानेंगे। एक्नॉलेजमेंट में हम कब मानेंगे? 18 में। 18 में भी कब मानेंगे? जब वो हो जाएगी लिमिटेशन से पहले, पर जब वो साइन हो जाएगी सिग्नेचर। टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग साइनिंग इज मैंडेटरी इन 18। हो गया जी। अब हमने पढ़ा सेक्शन 18 और 19, ठीक है। तो सेक्शन 20 क्या कहता है?
इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट, एक्नॉलेजमेंट के ऊपर लिखो सेक्शन 18, पेमेंट के ऊपर लिखो सेक्शन 19। सो 20 इज टू बी रेड विद 18 है 19। So basically 20 क्या है? It is just an explanation और a supplementary provision। explanatory है और a supplementary है। किसका? 18 and 19 का। क्यों है? क्योंकि जो words है इसमें agent duly authorized in this behalf, ये agent duly authorized in this behalf जो words हैं वो 18 और 19 दोनों में है, वो इसमें बताए गए हैं, ये इसमें डिफाइन करे गए हैं। बट ये एक्सेप्शन नहीं है सेक्शन 20, ये प्रीलिम्स का मेंस का सारा ही क्वेश्चन है। सेक्शन 20 जो है 19 या 18 की एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है उसकी और ये सप्लीमेंट्री प्रोविजन है उसकी। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि हु कैन बी एन एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड, हु कैन गिव एक्नॉलेजमेंट और मेक अ पार्ट पेमेंट, राइट। लेट्स गिव अ रीडिंग। सेक्शन 20 कहता क्या है, वन बाय वन करेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझेंगे इसको, ठीक है। 3 थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1, द एक्सप्रेशन 21, द एक्सप्रेशन एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ इन 18 and 19 शैल इन केस ऑफ अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। ये कहाँ पे लगेगा 21? अगर कोई पर्सन अंडर डिसेबिलिटी है तो, ठीक है। अगर वो डिसेबल नहीं है तो वो अपने आप ही करेगा। ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट को हम इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, मैं किसी को कह दूँ जी मैं तो बीमार पड़ा हूँ आप देख लो, वो मेरा ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट होगा, तो उस केस में क्या होगा? वो कौन हो सकते हैं एजेंट्स? इंक्लूड हिज लॉफुल गार्डियन हो सकता है, ए ने पैसे देने हैं किसी के, वो अपने पापा को भी कह सकता है, भाई को भी कह सकता है, अगर वो लॉफुल गार्डियन है तो। दूसरा, कमेटी और मैनेजर और एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड बाय, ये तीनों, सच गार्डियन, कमेटी, मैनेजर टू साइन द एक्नॉलेजमेंट एंड मेक द पेमेंट। आप ये ध्यान दोगे तो इसमें वर्ड क्या है? साइन द एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि साइनिंग की इतनी महत्व है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस है कि उसी दिन से स्टार्ट होगा हमारा लिमिटेशन। दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड्स साइन, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया। अब ये लॉफुल गार्डियन कहाँ है इसमें? लॉफुल गार्डियन कौन होगा? सेक्शन 4(2) ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट डिफाइंस गार्डियन। सिंपली आपको बता रहा हूँ कि 4(2) गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट डिफाइन करेगा कि गार्डियन कौन है। यहाँ पे टर्म यूज है लॉफुल गार्डियन, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, पर्सन हु इज हैविंग द केयर ऑफ द प्रॉपर्टी और द पर्सन ऑफ द माइनर, उसको हम गार्डियन कहेंगे। जो एक माइनर का ख्याल रखता है या उसकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखेगा वो गार्डियन रहेगा। यहाँ पे लॉफुल गार्डियन लिखा हुआ है, ठीक है। तो व्हेनेवर द वर्ड लॉफुल गार्डियन कम्स, तो उस केस में ये अपनी एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड माना जाएगा और वो दे सकता है। क्या लॉफुल गार्डियन में इंटरिम गार्डियंस कवर अप हो सकते हैं? इंटरिम फॉर द टाइम बीइंग नहीं, वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिए हुए हैं। लॉफुल गार्डियन इज फॉर परमानेंट, कि यही लॉफुल गार्डियन है, उसको उसके बेस्ट इंटरेस्ट पता होते हैं, ओनली देन ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ लॉफुल गार्डियन। जो है वो लीगल गार्डियन को कवर अप करता है, अपॉइंटेड बाय लॉ। सो बेसिकली लॉफुल गार्डियन जो टर्म है, इट इज a wider term than legal guardian. If I say all legal guardians can be lawful guardian, but all lawful guardians cannot be legal guardian. बात बन गई ना? लॉफुल गार्डियन जो है वाइडर टर्म है, ये नहीं है उसने लीगल गार्डियंस कवर अप कर लिए हैं, पर लॉफुल गार्डियन में और भी कई हो सकते हैं, मैं किसी को भी अपॉइंट कर सकता हूँ, ये वाइडर टर्म है। ये हिंदू लॉ में हम जब गार्डियंस एक्ट पढ़ेंगे, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियंस, तो उसमें आएगा कौन से लॉफुल गार्डियन होंगे, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये है कि नहीं है, ये उसमें आएगा हिंदू लॉ में।
ये सेंटेंस मैंने वहां से पिकअप करा, ये लाइन, राइट, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें इंटरिम गार्डियन कवर अप नहीं होगा। व्हाट अबाउट डी फैक्टो गार्डियन? डी फैक्टो गार्डियन कौन होता है? इट इज नाइदर लॉफुल गार्डियन और अ लीगल गार्डियन बट हैज अज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ अ डी फैक्टो गार्डियन इन द एब्सेंस ऑफ बोथ। जैसे बच्चे के माँ बाप मर गए, भाई बहन सब मर गए, दादा दादी रह गए, या दादी रही है दादा रह गए। अगर हम उनके अकॉर्डिंगली जाएंगे, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली उसमें फॉल नहीं करते, नाना नानी, तो वो डिफेक्ट फॉर द टाइम बीइंग कि जी बच्चे का यही है। फिर हम ढूंढेंगे कि उसका नियरेस्ट रिलेटिव कौन है, कि या किसको लॉफुल गार्डियन, लीगल गार्डियन बनाए। तो अगर इंटरिम गार्डियन ने, डी फैक्टो गार्डियन ने अगर कोई ऐसी एक्नॉलेजमेंट कर दी या पेमेंट कर दी, वो मानी नहीं जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? बिकॉज द वर्ड रिटन इज लॉफुल, राइट। सबसेक्शन 2 नथिंग। क्यों करेगा? पहली बात तो करेगा ही नहीं कोई। अगर किसी ने धोखा करना होगा माइनर के साथ तो वो करेगा। तो माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। उसके बाद क्या है? ऑर्डर 32 CPC है। फिर ये प्रोविजन है। फिर हम देखेंगे कि वो लॉफुल है कि लीगल गार्डियन है, पेमेंट मानी भी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, इन व्हाट कैपेसिटी ही हैज पेड दी पेमेंट और मेड दी एक्नॉलेजमेंट। दैट इज अ मैटर ऑफ एविडेंस। हम जब कोर्ट में जाते हैं, स्टे लेने जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? मेरे को इंटरिम स्टे दो, बाकी हम मैटर ऑफ एविडेंस में देखेंगे। मैं तो लुट गया, मेरा तो काम खराब हो गया, मेरे तो सारी प्रॉपर्टी गई, ये गया वो गया, मेरे को स्टे करो। एक्चुअल पोजीशन क्या है जी, कौन है क्या है वो, दैट इज अ मैटर ऑफ एविडेंस। प्राइमा फेसाई हम देख के स्टे ले लेते हैं। वैसे ही इसमें बाद में देखेंगे कौन है, पर पहले अगर पार्ट पेमेंट होगी तो फिर हम देखेंगे हाँ जी ये लॉफुल गार्डियन है, दैट विल बी अ मैटर ऑफ एविडेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कर दी तो उसकी लायबिलिटी खड़ी होगी, तो मैटर ऑफ एविडेंस एंड में जाके देखेंगे हम। इसको समझने के लिए क्या है 1819 की प्राइमा फेसाई फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम आते हैं तो हमको ये बाइफरकेट करना पड़ेगा। अगर प्रॉपोजिशन आती है उस केस में कि लॉफुल गार्डियन ने की है, अगर ओपनली कर दें कि ए इज द गार्डियन ऑफ, अब ये लॉफुल वर्ड खा गए तो उसमें हम इफ डाल के लिखेंगे, इफ दैट पर्सन इज ए लॉफुल गार्डियन देन ही कैन डू, इफ दैट पर्सन इज ए लीगल गार्डियन दैट इज नॉट कवर्ड अप, इफ इंटरिम, इफ डी फैक्टो, ये करके जस्ट टू शो योर नॉलेज कि हाँ जी हमें पता है, राइट। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। 2 nothing in the said sections renders one of the several joint contractors, for example co-debtors, contractors, partners, executors or mortgagees chargeable by reason only, ये वर्ड only बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लो इसको, by reason only of a written acknowledgement signed by or of a payment made by or by the agent of any other or others of them। ठीक है, ये 4 बंदे आपको दे रखे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, पार्टनर्स, एग्जीक्यूटर्स और मॉर्टगेजेस। बेसिकली जो ये सेक्शन 22 है, इट अबॉलिशेस द प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी बिटवीन को डेटर्स। जैसे ये इन नॉर्मल सेंस कहना क्या चाहते हैं सेक्शन 22 ए एंड बी ने सी को लोन दिया, अब ये कहता है कि बी ने पेमेंट कर दी, पार्ट पेमेंट, तो क्या ये माना जाएगा दोनों के बिहाफ पे पेमेंट होगी और लिमिटेशन विल स्टार्ट अफ्रेश। तो जो 22 है ये प्रिंसिपल को अबॉलिश करता है। प्राइमा फेसाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, पार्टनर, एग्जीक्यूटर और मॉर्टगेजी अगर वो पेमेंट कर देता है, ठीक है, तो वो नहीं माना जाएगा, राइट। इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाई आई सेड कि जो 22 है, अगर हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़े तो हमने, मैंने एग्जांपल 18 में भी आपको पढ़ाई थी, अगर कोई पार्टनर एक्नॉलेजमेंट कर देता है, पेमेंट कर देता है, तो वो वैलिड होगी। पर ये 22 को एक्सक्लूड कर रहा है। इसमें थ्योरेटिकली एक प्रोवाइजो आएगी, वो क्या आएगी
एडिशन। 20 ने तो अबॉलिश कर दिया कि जी अगर ये 4 बंदे करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, नथिंग इन दिस सेक्शन रेंडर्स वन ऑफ द सेवरल दिस चार्जेबल बाय रीजन ओनली ऑफ अ रिटन एक्नॉलेजमेंट, ओनली ऑफ अ रिटन, सिर्फ और सिर्फ रिटन। तो उसने रिटन में एक्नॉलेजमेंट कर दिया और पेमेंट दे दी। हमने ऐसे नहीं मान लेना कि नहीं जी ये तो पेमेंट हो गई है तो नया पीरियड स्टार्ट कर दो। ओनली का रेफरेंस कहां पे आता है, जब वो अपने तौर पे इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो कर रहा है। हम इन 4 केसेस में देखेंगे क्या उस पर्सन के पास एज पर लॉ अथॉरिटी है, क्या एक पार्टनर को अथॉरिटी है पेमेंट करने की? बिल्कुल है। जब हम सेक्शन 24, 5, 6, 7 पढ़ेंगे तो वन पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर। तो हम वहां पे ओनली वर्ड का सिग्निफिकेंस आ गया कि उसको पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली अथॉरिटी है, वो पेमेंट कर सकता है। इसी केस में अगर स्लीपिंग पार्टनर हो, कोई ड्यूटी नहीं है उसकी, वो तो बैठा है, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट, लॉस हो गया, लॉस, उसको तो साल के बाद सारा खाता मिल जाएगा, क्या उस केस में आएगा? अगर वो लिख दे कि मेरी तो जेलसी होगी इन दोनों से, मैं तो इनको बर्बाद करके छोड़ दूंगा, क्या उसके पास थी वो अथॉरिटी देने की? नहीं। वो चीज को दर्शाने के लिए द वर्ड ओनली इज सिग्निफिकेंट इन दिस केस। इस पे एक छोटा सा नोट लिख लो टू क्लैरिफाई योर फर्दर डाउट्स, ठीक है? लिखो सेक्शन 22 डिक्लेयर्स दैट one of several joint contractors, comma partners, comma executors, comma mortgages, will not render the other, चारों नाम लिख लो, कॉन्ट्रैक्टर, पार्टनर, एग्जीक्यूटर और मॉर्गेजीज, will not render the other joint contractors, partners, executors, mortgages chargeable under an acknowledgement or payment made by him or his duly authorized agent. Full stop. Payment Made by him or his duly authorized agent. Full stop. Next line में the word only inverted commas में, the word only under section 22 20 bracket में 2 indicates sufficiently indicates that the mere writing or signing of an acknowledgement by one partner does not by itself bind his co-partner. क्या लिखा है? Does not by itself bind its co-partner unless it can be shown that, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, unless it can be shown that he had otherwise power to bind that power, unless it can be shown that he had otherwise power to bind that partner. आगे बात ओनली का मतलब समझ गया? ये नहीं है कि राह चलते हुए उसने लिख के दे दिया और पेमेंट कर दी तो हो गया, तो दिखाना पड़ेगा
कि उसके पास वो पावर है एक्चुअली दैट कैन बाइंड हिम, राइट। अब आते हैं 3 पे। थोड़ा सा इसके लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्जनर समझना पड़ेगा। रिवर्जनर पता आपको क्या होता है? मैं बताता हूँ रिवर्जनर क्या होता है। हाँ, ये हिंदू लॉ में भी आएगा रिवर्जनर। ए ने एक प्रॉपर्टी दे दी बी को लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। ये इसके A1 A2 LRs हैं। ये कहते हैं जब तक बी जिंदा रहेगा ये प्रॉपर्टी ये करेगा, ये एंजॉय करेगा, सारा कुछ कहीं करेगा। इसकी डेथ के बाद या तो ये प्रॉपर्टी मेरे को आ जाएगी, अगर मैं ना हुआ तो मेरे LRs को आ जाएगी। ये LRs क्या हो गए? रिवर्स। क्यों हो गए? प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक, वापस चली जाती है इसको। लाइफ टाइम के लिए आई हैव माई प्रॉपर्टी, आई हैव एवरी राइट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एनीबॉडी। चाहे तो मैं उसको पूरी दे दूं या मैं उस बंदे की लाइफ टाइम के लिए भी दे सकता हूं, ये मेरे ऊपर है। सो दीज विल बी रिवर्सर्स। आ रहा है पूरा? ये बड़ी दिक्कत है यार। ये होंगे रिवर्सर्स, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे हम ए को। फॉर द पर्पस ऑफ सेट सेक्शंस, कौन से सेक्शन? बिल्कुल, इसके ऊपर ही लिख लो, कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि 20 जो है इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर है? 18 एंड 19 के ऊपर, राइट। ए, एन एक्नॉलेजमेंट साइंड और अ पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लायबिलिटी बाय और बाय ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। ये एजेंट कौन हो सकता है? कर्ता भी हो सकता है हिंदू फैमिली का। एजेंट ऑफ एनी लिमिटेड ओनर ऑफ प्रॉपर्टी हु इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, comma, shall be a valid acknowledgement or payment against a reversioner succeeding to such liability। समझे? इस एग्जांपल को हम करते हैं कि ये लाइबिलिटी वगैरह वर्ड इन्होंने क्यों यूज किए। बैक टू दी स्क्रीन, ये देखो, इसने लाइफ टाइम इसको दे दी, ठीक है जी। अब बी ने क्या किया? इसी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी एक्स है कोई, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए कुछ भी लगा लो, 50 लाख का लोन ले लिया सी से, और ये इसने इसी प्रॉपर्टी के ऊपर स्पेंड करे उसकी लाइफ टाइम में, ठीक है। यहां पे आके ये कह सी का कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाएगा टू रिकवर 50 लाख। यहां से मान लो वो स्टार्ट हो गया, यार यही दिक्कत है इसकी, बताते रहना, ठीक है। यहाँ पे आ गया कॉज ऑफ एक्शन, आ गया इसका, वो 50 लाख तो कवर अप कर सकता है, बट बी ने कह दिया कि जी मैं तो दे नहीं सकता, मेरे पास नहीं है। चलो उसका कॉज ऑफ एक्शन आ गया, उसके पास 3 साल है, यहां तक उसके 3 साल खत्म हो गए, पर इन बिटवीन यहाँ पे आके बी ने कोई पार्ट पेमेंट कर दी कि यार तू 10 लाख ले ले, ठीक है, बाकी का बाद में देखेंगे। 10 लाख हो गए, यहां पे 10 लाख दे के बी डाइज, ये प्रॉपर्टी कहां जाएगी? चाहे ए जिंदा है तो ए के पास, नहीं तो उसके एलर्स के पास, तो वो रिवर्सर्स के पास चली गई। इन दैट केस यहां पे पेमेंट किसने करी थी? पेमेंट किसने करी थी? बी ने करी थी। अब यहां से उसका लिमिटेशन पीरियड कितना रह गया? आगे तक वो 3 साल बढ़ जाएंगे, 19 हो गया, पर ये रिकवर किससे करेगा? यही एग्जांपल कह रही है। अब दोबारा पढ़ो आराम से। मैं एन एक्नॉलेजमेंट साइंड और पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लायबिलिटी, लायबिलिटी आ गई, राइट, 40 लाख की लायबिलिटी आ गई, बाय और बाय दी ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एनी लिमिटेड ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। लिमिटेड ओनर कौन है? ठीक है,
हु इज गवर्न बाय हिंदू लॉ शैल बी ए वैलिड एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट, बी ने पेमेंट कर दी, एज अ केस में बी अगेंस्ट अ रिवर्जनर। रिवर्जनर कौन है? ठीक है जी, सक्सीडिंग टू सच लायबिलिटी, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी किसकी है? ए की या ए के एलआरस की, एंड दोज विल बी कॉल्ड एज रिवर्जनर इन द आइज ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि उसने ए ने एक लाइफ टाइम इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया था। अब ये ए और ए टू ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं देनी। भाई अगर आपको प्रॉपर्टी आ रही है फ्री खाते में, अगर उसकी कोई लायबिलिटी है, यू हैव टू क्लियर इट आउट, क्योंकि वो थर्ड पर्सन जो है सी, उसने भी तो अपना देखना है ना। और वो जो प्रॉपर्टी बी ने प्रॉपर्टी के लिए लिया था लोन, उसी के ऊपर लगाने के लिए लिया था, तो फिर आपको देनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर सक्सीडिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, इतनी सी एग्जांपल है बेसिकली समझाने के लिए। मैंने आपको बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं है, सिंपल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि एजेंट कहाँ पे डिफाइन करा हुआ है, 20 सबसेक्शन 1 ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट में कौन कौन होगा, या इनके सबके नाम डाल देंगे और आपको पूछ लेंगे कौन कौन से कवर अप होते हैं। 2 में क्या है? अबॉलिशिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी बिटवीन दी को-डेटर्स एज अ जनरल रूल। ठीक है, थर्ड में हमने देख लिया कि फॉर द पर्पसेस ऑफ सेट सेक्शन एक्नॉलेजमेंट कौन कौन कैसे कैसे करना है। अब बी क्लॉज में आते हैं, where a liability has been incurred by or on behalf of a Hindu undivided family। आ कीजिए, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो इसका क्या मतलब हुआ? ज्वाइंट फैमिली होगी वो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कौन रिप्रेजेंट करता है? करता है, हिंदू लॉ में हम पढ़ेंगे। एज सच एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट मेड बाय or by the duly authorized agent of the manager of the family for the time being shall be deemed to have been made on behalf of the whole family। सिंपल सी बात कह रहा है, अगर एक कर्ता ने अपनी फैमिली के बिहाफ पे कोई पेमेंट कर दी या एक्नॉलेजमेंट कर दी तो पूरी फैमिली के ऊपर बाइंडिंग होगी। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर भी बाइंडिंग रहेगी। क्यों होगी? क्योंकि एज पर हिंदू लॉज हम जो कर्ता को बाइंड करते हैं, कर्ता को अगर राइट्स दिए हुए हैं, ड्यूटीज भी दी हुई हैं, तो उसको वही राइट्स एंड ड्यूटीज में फॉल करता है। लोन लेना, लोन उतारना, केस करना, केस डिफेंड करना, शादी करनी, बच्चों की पढ़ाई करवानी उनकी, ये उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ कर्ता करेंगे अनकोडिफाइड। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी फैमिली की बोलते हैं। हाँ, वो सब दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसके ऊपर मेंस का फुल फ्लेज क्वेश्चन है, और ये दिल्ली में 2018 या 19 में आया हुआ है। कैन वुमन कैन बी ए कर्ता, हस्बैंड मैन कैन बी ए कर्ता, व्हाई नॉट अ वुमन? क्योंकि अनकोडिफाइड लॉ जो बेसिकली बेस्ड है वो मेल ओरिएंटेड है, फीमेल ओरिएंटेड नहीं है। तो हम हिंदू लॉ को 3 कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। 1955 से जो पहले क्या हुआ हमारा, 56 से पहले HS से जब पढ़ेंगे, अनकोडिफाइड लॉ हो गया, फिर आ गया कोडिफाइड लॉ 1956 ऑनवर्ड्स, फिर 2005 में फीमेल को कोपासनर बना दिया। इन 3 सेट्स में हम सारा प्रोपोजिशन, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारा करेंगे। तो उस केस में आफ्टर 2005 दिस थिंग अराइज कि जी क्या फीमेल भी कर्ता हो सकती है? तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, शी कैन बी, हो सकती है। फॉर द टाइम बीइंग शॉर्ट आंसर, ठीक है, शी कैन बी। ये क्वेश्चन मेंस में आया होगा, तो उसको शुरू से लेके एंड तक हमने लेके कैसे जाना है, मेंस का क्वेश्चन ड्राफ्ट कैसे करना है, कौन सा केस लॉ है जिसने ये कहा, क्योंकि फीमेल कैन नेवर बी ए कंपासनर बिफोर 2005, तो हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ से हम शुरू हुए थे, कहाँ पे हम आए हैं, 2005 में क्या हुआ, केस लॉ क्या है। जब वो हर्डल ही हट गई है, अगर वो कंपासनर भी हो सकती है, व्हाई कांट शी बी ए कर्ता? सपोज एक फैमिली में 2 फीमेल्स ही हैं, मेल है ही नहीं, शादी करी, वो हस्बैंड है, वो ब्लड लाइन नहीं है, वो कंपासनर नहीं है, ही कैन नेवर बी ए कर्ता। चलो घर जमाई भी आ गया, नहीं भी आया, लड़की वहां पे चली गई,
वो ब्लड लाइन नहीं है। सो दिस कंसेप्ट इज वाइड इनफ। करेंगे इसको भी ऐसे ही कॉम्पैक्ट करेंगे, जैसे ये करा वो भी करेंगे। जो आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू करो, उसको पढ़ते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, उसमें फीडिंग मैं कर दूंगा। ठीक है, अब हो गया ये। अभी क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। 18 पढ़ा, 18 में क्या आया? एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, सूट और एप्लीकेशन के रिगार्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और प्राइवेट। लायबिलिटी शुड बी एंटायर लायबिलिटी। ये मैंने अभी डिफरेंस करवाया आपको 18 और 19 का। उसमें क्या है? पार्ट पेमेंट, राइट। उसमें क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, इट शुड बी अ एंटायर लायबिलिटी। ठीक है, इसको हम डिफरेंसेस से ही समझ लेते हैं इसको दोनों को। आपका क्वेश्चन कि जी वो 18 में भी कवर अप होएगा? नहीं होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि 19 ही पार्ट पेमेंट से डील करता है, 18 नहीं करता। एप्लीकेशन कहाँ होगी? सूट्स और एप्लीकेशन में, और ये सिर्फ सूट्स ओनली इन केस ऑफ डेट्स एंड लेगेसीज, राइट। थर्ड क्या आया? किसको हम एड्रेस करेंगे? एक्नॉलेजमेंट किसको देंगे? पेमेंट किसको देंगे? नहीं, समझे नहीं आप। अगर मैंने एक्नॉलेजमेंट देनी है कि हाँ जी मेरा कोई लोन रहता है, मैं किसको दूंगा? कौन कौन? बी स्पेसिफिक ना, जिसकी लायबिलिटी है, जिसको देनी है मैंने, जो डिजर्व करता है। एक तो वो हो गया, दूसरा कोई भी एनीबॉडी, थर्ड पर्सन। बट इन केस ऑफ पेमेंट, पार्ट पेमेंट टू दी एंटाइटल्ड पर्सन, राइट। आगे क्या किया हमने? एक्नॉलेजमेंट कब मिलेगी? 18 के केस में एक्नॉलेजमेंट कब होनी चाहिए? लिमिटेशन, ठीक है। और 19 के केस में पार्ट पेमेंट होनी चाहिए, बाद में भी हो सकती है, ठीक है। पर ये कब तक होनी चाहिए? पहले कौन सा लॉ कहता है? संतलाल वर्सेस कमला प्रसाद 1951 सुप्रीम, राइट। इसके बाद हमने सिक्स्थ डिफरेंस क्या किया? फ्रेश पीरियड कब से स्टार्ट होगा? 5th और 6th एक्चुअल में रिलेटेड है। इसको आप साथ में भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लो आपके पास टाइम में एग्जाम कम है, तो हम कैसे आएंगे? एग्जाम में हम आते हैं, आपको 6 पॉइंट नहीं बनाने, 5 बनाने हैं, आप कवर अप कर सकते हो कि जी एक्नॉलेजमेंट should be in existence before the expiry of limitation, and the limitation period will start from the date of acknowledgement. However, under section 19 there must be a part payment before the expiration of period of limitation, but acknowledgement can be after the expiry of limitation. But however, in this case a fresh period of limitation will start to run from date of part payment and not from date of acknowledgement. हो गया ना शॉर्ट? प्रेसी बन गई। मैंने 6 लाइनें आपको लिखाई, 8 लाइनें लिखाई, 3 लाइनों में, 4 लाइनों में मैंने प्रेसी कर दी। यही फंडा में इसका, यही क्वेश्चन अगर 15 नंबर में आएगी तो हम 6 से 7 पॉइंट लिख सकते हैं, खोल के लिख सकते हैं, राइट। अगर यही 5 नंबर का शॉर्ट नोट आ गया, कितना टाइम है हमारे पास लिखने के लिए? नहीं, बी स्पेसिफिक। When I am saying कि 5 नंबर का 2-3 मिनट नहीं, 3.8 मिनट्स है आपके पास मिनिमम, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मिनट्स। वी हैव टू बी स्पेसिफिक इनफ। देखो मैंने आपको डे 1 पे कराया था कि इसकी बाइफर्केशन कर लो, 2-3 मिनट कुछ भी नहीं होते। शॉर्ट नोट जो है आपके 5 मिनट पूरे खाएगा, ये आप ध्यान रखना, पूरे खाएगा। क्योंकि स्टार्ट करना, फिनिश करना, फिर क्वेश्चन पढ़ना, टाइम जाता है। तो मिनिमम टू मिनिमम 4 मिनट्स भी हमें घड़ी के हिसाब से वहां पे देखना पड़ेगा। तो इसको हम स्पेंड करेंगे। अगर 5 नंबर में आ गया फिर तो लिख देंगे, मेन डिफरेंसेस लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? पार्ट पेमेंट और ये एक्नॉलेजमेंट वाला पहला छोड़ देंगे, इसको एक लाइन में ही करेंगे। सेक्शन 18 डील्स विद एक्नॉलेजमेंट इन केस ऑफ सो एंड सो लायबिलिटी, हाउएवर 19 डील्स विद पार्ट पेमेंट एंड इट इज स्पेसिफिक टू दिस। दूसरा, अभी एक्नॉलेजमेंट कब होगी, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब हो, कहाँ से आएगा, ठीक है। एक आधा केस लॉ बीच में लिख दो, छोटे क्वेश्चन संतलाल एज हेल्ड इन, साथ ही हेल्ड इन संतलाल कमला प्रसाद सुप्रीम कोर्ट, ईयर भूल गए कोई बात नहीं, याद है तो लिख दो,
फिर लाइबिलिटी कब अराइज होगी, ये एक्नॉलेजमेंट किसको देनी है किसको नहीं देनी, छोटे छोटे लाइन में लिख के अपने आप कर दिया। उसको पता है यार कि 4 इसमें चीजें, इसने चारों लिख दी, मैं नंबर कहाँ से काटूं, अब 5 में से 5 देने तो रहा हो, 3, 3.5, 4 तो देगा ना, 3 तो देगा ही ना। हमारा पर्पस क्या है, टू गेट मोर देन 50% मार्क्स इन ईच क्वेश्चन मेंस में, ये हमने ध्यान रखना है। अगर आपने 50% ऑफ द मार्क्स ले लिए एक क्वेश्चन में, आप उतना ही अपने इंटरव्यू के पास जाना शुरू कर दो। जहां पे क्वेश्चन में कम नंबर आए उसकी लायबिलिटी दूसरे क्वेश्चन में पड़ जाती है। अगर ये फंडा, आज तक मेरा कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटा नहीं, क्यों नहीं छूटा, क्योंकि मेरा यही फंडा था कि टाइम टू दी पॉइंट इस क्वेश्चन को दो, उतना टाइम दो जितना वो डिजर्व करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको ज्यादा है आता है, उसको शॉर्ट में प्रेसी, लॉ में सिलेबस में प्रेसी क्यों है, इसीलिए प्रेसी है। आपको वर्ड्स को छोटा करना आना चाहिए अपनी लैंग्वेज में। पढ़ के तो आप कितना पढ़ के जा रहे हो, कितनी किताबें, कितनी जजमेंट्स, लिख के तो आपने वहां पे प्रेसी आनी है ना। ये मेंस का फंड है, ये हमने ध्यान में रखना है। मेंस जब आएगा, हम आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज करेंगे तो ये सब इसमें आएगा, ठीक है ना। 18 हो गया जी, 19 हो गया, चेक केस भी हो गए, लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स भी हो गया हमारा, तिलकराम नथुराम भी हो गया, सारे मेंस के। और ये बैलेंस शीट की एंट्रीज में भी 2021 का एसेट रिप्रोडक्शन केसेस भी हो गए सारे, सेक्शन 20 भी हो गया, इफेक्ट भी हो गया, अबॉलिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी भी होगी, और 23 भी हो गया, रिवर्जनल एंड कर्ता ऑफ जॉइंट फैमिली, ठीक है। एंड टुमारो विल कंटिन्यू विद सेक्शन 21, 2, 3, 4, 5, 4 तक, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन सेक्शन 21 vis-a-vis ऑर्डर 1 रूल